प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे गणित कक्षा 6 में प्रश्नावली 3.4 संख्याओं के साथ खेलना। आइए शुरू करते हैं। कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 3.4 संख्याओं के साथ खेलना। सवाल नंबर 1, निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब हमें इन संख्याओं के सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं। ये हैं 20 और 28। 20 और 28 के सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं। हम 20 के गुणनखंड लिखेंगे। 20 के गुणनखंड। 20 के गुणनखंड आपको ध्यान में होने चाहिए कि 20 किन किन संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त होते हैं। तो आपको गुणनखंड ज्ञात करना आपने पहले सीख भी रखा है। हम एक बार वापस देख सकते हैं। 1 गुणा 20, 2 गुणा 10, 3 के गुणे में नहीं आएगा, 4 गुणा 5 और फिर 5 गुणा 4, तो वापस रिपीट होता है, तो उसके वहां अपने को रुकना है। अब यहाँ 20 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 4, 5, 10 और 20। ये हो गए 20 के गुणनखंड। ऐसे ही हमें 28 के गुणनखंड लिखने हैं। 28 के गुणनखंड, तो 28 के लिए 1 गुणा 28, 2 गुणा 14, 3 के गुणे में आएगा 4, 4 गुणा 7, 4 7 28, 5 के गुणे में नहीं आएंगे, 6 के गुणे में नहीं आएंगे, फिर 7 7 चौक 28 रिपीट हो रहा है। तो यानी अब हम इसके गुणनखंड लिख सकते हैं 1, 2, 4, 7, 7 के बाद 14 और 28। समझ में आ गया? ये हमने 28 के गुणनखंड लिखे हैं। 1 2 4 7 14 और 28, और 20 के लिखे हमने 1 2 4 5 10 और 20। अब हमें इनमें दोनों के सार्व गुणनखंड, जो जो गुणनखंड दोनों में आ रहे हैं वे हमने को लिखने हैं। तो हम लिखेंगे 20 और 28 के सार्व गुणनखंड। तो देखिए, सार्व गुणनखंड हम इसके लिखेंगे। तो आप जो दोनों में गुणनखंड आ रहे हैं 1 2 4, इसके बाद में 7 नहीं है, 14 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, तो यो कौन कौन सा है? 1 2 और 4। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, 1 2 और 4। समझ में आ गया? ये हमने 20 और 28 के सार्व गुणनखंड लिखे। समझ में आ गया? अगला है इसमें बी, 15 और 25। 15 और 25 के गुणनखंड लिखने हैं, सार्व गुणनखंड लिखने हैं। तो हम 15 के गुणनखंड लिखेंगे। 15 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड लिखने के लिए हम 1 गुणा 15, 2 के गुणे में नहीं आएगा, 3 के गुणे में आएगा, 3 गुणा 5, और फिर 4 के गुणे में नहीं आएगा, 5 या 15, तो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ अपने को रुकना है। तो इसके गुणनखंड होंगे 1 3 5 और 15। ऐसे हम 25 के गुणनखंड लिखेंगे। 25 के गुणनखंड, 25 के गुणनखंड 1 गुणा 25, 2 के गुणे में नहीं आएगा, 3 के गुणे में नहीं आएगा, 4 के गुणे में नहीं आएगा, 5 के गुणे में आएगा, 5 गुणा 5,
25। अब इसके गुणनखंड हो गए हैं 1, 5 और 25। ये इसके 25 के गुणनखंड हो गए 1, 5 और 25। और हमने 15 के गुणनखंड लिखे 1, 3, 5 और 15। अब हम इन दोनों के सारे गुणनखंड लिखेंगे 15 और 25 के सार्वगुणनखंड। तो इनके सारे गुणनखंड हैं जो दोनों में आ रहे हैं 1, 3 नहीं है, 5, 1 और 5। समझ में आ गया? इनके सारे गुणनखंड 1 और 5 आ गया समझ में? अगला सी 35 और 50, इनके भी हम सारे गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 35 के गुणनखंड लिखेंगे 35 के गुणनखंड। 35 के गुणनखंड 1 गुणा 35, 2 के गुणे में नहीं आएगा, 3 के गुणे में नहीं आएगा, 4 के गुणे में नहीं आएगा, 5 के गुणे में आएगा। तो 5 गुणा 7, 5 7 35। उसके बाद 7 के गुणे में आएगा, रिपीट हो रहा है तो अपने यहाँ रुकना है। तो इसके गुणनखंड होंगे 1, 5, 7 और 35। ऐसे ही 50 के गुणनखंड लिखेंगे 50 के गुणनखंड। 50 के गुणनखंड लिखेंगे 1 गुणा 50, 2 गुणा 25, 3 के गुणे में नहीं आएगा, 4 के गुणे में नहीं आएगा, 5 के गुणे में आएगा, 5 गुणा 10, 5 10 50। फिर 6 के गुणे में नहीं आएगा, 7 के गुणे में नहीं आएगा, 8 के 9 10। तो 10 में आएगा तो 10 गुणा 5। तो रिपीट हो रहा है, अपनों को यही रुकना है। तो इसके गुणनखंड होंगे 1, 2, 5, 10, 25 और 50। समझ में आ गया? यहाँ पे हमने 35 के गुणनखंड लिखे हैं 1, 5, 7 और 35। ऐसे ही 50 के गुणनखंड 1, 2, 5, 10, 25 और 50। अब हम इन दोनों के सारे गुणनखंड ज्ञात करेंगे 35 और 50 के सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड 50, अब 35 और 50 के सार्वगुणनखंड जो दोनों में आ रहे हैं 1, उसके बाद में 5, इसके बाद नहीं है। तो कौन कौन से हुए? 1 और 5। आया समझ में? ये इसके सार्वगुणनखंड है। अगला डी 56 और 120। तो हम 56 के गुणनखंड लिखेंगे 56 के गुणनखंड। 56 के गुणनखंड हम लिखेंगे 1 गुणा 56, 2 गुणा 28, 3 के गुणे में नहीं आएगा, 4 के गुणे में 4 गुणा 14। और उसके बाद में 5 के गुणे में नहीं आएगा, 6 के गुणे में नहीं आएगा, 7 के गुणे में आएगा, 7 तो 8 56। और उसके बाद 8 गुणा 7। तो ये रिपीट हो रहा है तो यहाँ इसके गुणनखंड हम लिख सकते हैं 1, 2, 4, 7, 8
14, 28 और 56, ये हो गए 56 के गुणनखंड। अब हमें 120 के गुणनखंड लिखने हैं। 120 के गुणनखंड, 120 के गुणनखंड लिखने के लिए हम 1 गुणा 120, 2 गुणा 60, 3 के गुणे में भी आएगी, 3 गुणा 40, 4 के गुणे में भी आएंगे, 4 गुणा 30, उसके बाद 5 के गुणे में भी आएगा, 5 गुणा 5 गुणा बताइए कितना है? 24, 5 गुणा 24, 5 का गुणा हम 24 से करते हैं, 5 चौक 20, 20 का 0, 5 दूनी 10 और 2 12, 120। तो 5 के गुणे में भी, और उसके बाद 8 के गुणे में, 8 गुणा 15, 8 के बाद में 10 के गुणे में, तो उससे पहले 6 के गुणे में भी आता है, तो हम 6 के गुणे वाला लिख लेते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6 के गुणे में भी आएगा, 6 गुणा 20, उसके बाद में 8 गुणा 15, और उसके बाद में 8 के बाद 10 गुणा 12, उसके बाद 12 गुणा 10 रिपीट हो रहा है, तो अपने को यहाँ रुकना है। 120 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 24 के बाद में 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 60 और 60 के बाद 120। समझ में आ गया? 56 के गुणनखंड कौन कौन से? 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 और 56। ऐसे ही 120 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 और 120। अब हम इन दोनों के सार्व गुणनखंड ज्ञात करेंगे। लिखेंगे 56 और 120 के सार्व गुणनखंड। जो दोनों मिल रहे हैं, 1, 2, 2 के बाद में 3 नहीं मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो 4, 4 के बाद 5 नहीं, 6 भी नहीं मिल रहा, 8 मिल रहा है, 8, 8 के बाद 10 नहीं मिल रहा है, 12 नहीं मिल रहा है, 15 भी नहीं मिल रहा है, 20 भी नहीं मिल रहा है, 24 भी नहीं मिल रहा है, 30 भी नहीं, 40, 60, 120 नहीं। तो ये कितने हो गए? 1, 2, 4 और 8। ये दोनों 56 और 120 के सार्व गुणनखंड है, ये चारों। आगे समझ में? विद्यार्थियों, ये हमने इनके सार्व गुणनखंड ज्ञात किए। अगला है सवाल नंबर 2, निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहले 2 संख्याओं के सार्व गुणनखंड ज्ञात किए थे, अब 3 संख्या है, हमें भी उसी तरीके से ज्ञात करने हैं। अब तीनों संख्याओं में सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं।
ए है 4, 8 और 12। तो पहले हम 4 के गुणनखंड लिखेंगे। तो 4 के गुणनखंड 1 गुणा 4, 2 गुणा 2। तो अब इसके गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 1, 2 और 4। इसे 8 के गुणनखंड, 8 के गुणनखंड 1 गुणा 8, 2 गुणा 4, 3 के गुण में नहीं आएगा, 4 के गुण में आएगा। आपस 4 दूनी 8। रिपीट हो रहा है तो यहाँ रुकना है अपने को। 1, 2, 4 और 8। ये 4 के गुणनखंड हो गए, 8 के गुणनखंड हुए। 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड 1 गुणा 12, 2 गुणा 6, 3 गुणा 4, फिर 4 गुणा 3। तो यहाँ रुकना है अपने को। इसके गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 6 और 12 लिख सकते हैं। अब हमें इन तीनों के देखिए 4 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1, 2 और 4। ऐसे ही 8 के गुणनखंड 1, 2, 4 और 8। 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब हम इनके सार्वगुणनखंड लिखेंगे। 4, 8 और 12 के सार्वगुणनखंड। अब जो इन तीनों में आ रहे हैं, मिल रहे हैं, उनको यहाँ लिखना है। देखिए एक, एक सब में मिलता है। एक, एक के बाद एक, दो, तीनों मिल रहा है। दो, दो के बाद 4, 4, 4, 4 तीनों में मिल रहा है। तो ये 4, 4, 8 और 12 के सार्वगुणनखंड 1, 2 और 4। आ गया समझ में? बी 5, 15 और 25, इन तीनों संख्याओं के सार्वगुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 5 के गुणनखंड लिखेंगे। 5 के गुणनखंड बराबर 1 गुणा 5। आपस 5, 2 के गुणे में 3, तो 5 गुणा 1 आएगा। तो इसके गुणनखंड कौन कौन से हो गया? 1 और 5। इसे 15 के गुणनखंड लिखेंगे। 15 के गुणनखंड 1 गुणा 5, तो 1 गुणा 15, 2 गुणा, 2 के गुणे में नहीं आएगा, 3 गुणा 5 और फिर 5 गुणा 3। तो 15 क्या हो गया? 1, 3, 5 और 15। 25 के गुणनखंड, 25 के गुणनखंड 25 के गुणनखंड 1 गुणा 25, 2 के गुण में नहीं आएगा, 5 के गुण में आएगा। 5 गुणा 5, 5 पंजा 25। तो यहाँ 1, 5 और 25। अब हम इन तीनों के सारे गुणनखंड लिखेंगे। 5, 15 और 25 के सार्वगुणनखंड। इनके सार्वगुणनखंड लिखेंगे जो तीनों में मिल रहा है। एक, एक के बाद 5, 5, 5 तीनों मिल रहा है। 1 और 5, ये इन तीनों के 5, 15 और 25 के सार्वगुणनखंड हो जाएंगे। आया समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ सार्वगुणज ज्ञात करना है। गुणनखंड
हमने उनके गुणे के रूप में लिख के ज्ञात किया। अब ये गुणज, गुणज यानी जो पहाड़े आप जानते हैं वही गुणज होते हैं। देखिए ए है 6 और 8, तो 6 के गुणज लिखेंगे, 6 के गुणज। अब हम 6 के गुणज लिखेंगे, 6 के गुणज, 6 का पहाड़ा हम लिख देंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 6 जंग 36, 6 सत 42, 6 अठे 48, 6 नंग 54, 6 दे 60। 60 के आगे भी गुणज चलता है, 6 का 11 से इसमें 6 और जोड़ेंगे 66, फिर 6 और जोड़ेंगे 72। इस प्रकार से हम और भी आगे ज्ञात कर सकते हैं, हमें आवश्यकता होगी तो हम और आगे ज्ञात करेंगे। इसे हम 8 के गुणज लिखेंगे, 8 के गुणज, 8 के गुणज, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 चंग 48, 8 सत 56, 8 अठे 64, 8 नम 72, 8 दे 80। और भी हम आगे आवश्यकता होगी तो ज्ञात करेंगे। अब हम इनके प्रथम 3 सार्वगुणज जो तीनों में मिल रहे प्रथम फर्स्ट वाले लिखने हैं, ये ध्यान रखना है। तो लिखेंगे 6 और 8 के प्रथम 3 सार्वगुणज। तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम वाले लिखने हैं। देखिए आप सबसे पहले क्या मिल रहा है इसमें, क्या 6 मिल रहा है? नहीं। 12 मिल रहा है? नहीं। 18 मिल रहा है? नहीं। 24, 24 मिल रहा है। सबसे पहले मिल रहा है 24, तो यहाँ 24 लिखेंगे। अब जो आगे मिलेंगे वो 24 के पहाड़े वाले मिलेंगे। 24 के बाद मिल रहा है 48, और 48 के बाद मिलेगा 72। तो यहाँ 24, 48 और 72, ये 6 और 8 के प्रथम 3 सार्वगुणज हैं। आया समझ में? अगला है बी, 12 और 18। हम 12 और 18 के सार्वगुणज ज्ञात करेंगे। 12 के गुणज लिखते हैं हम, 12 के गुणज, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजा 60, 12 छंग 72, 12 सते 84, 12 अठे 96, 12 नम 108, 12 दाएं 120। और भी हम आवश्यकता पड़ेगी तो हम और लिख सकते हैं। हम 18 के गुणज लिखेंगे, 18 के गुणज, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 चंग 108, 18 सता 126। और भी हम आवश्यकता पड़ेगी तो हम और भी लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों के सार्वगुणज ज्ञात करेंगे, 12 और 18 के सार्वगुणज। तो प्रथम 3 इसे लिखना है, प्रथम 3, तो ये लिख देंगे, ठीक रहेगा। प्रथम 3 सार्वगुणज। अब हम इन दोनों में मिलाएंगे कि प्रथम
तीन सार्वगुणज कौन कौन से मिल रहे हैं? 12 नहीं मिल रहा है, 24 नहीं है, 36 मिल रहा है। तो अब 36 पहला वाला मिल गया। अब जो आगे मिलेंगे 36 के पहाड़े वाले ही मिलेंगे। तो आगे देखेंगे 72 और उसके आगे 108। 36, 72 और 108, 12 और 18 के प्रथम तीन सार्वगुणज हैं। आया समझ में? अगला सवाल नंबर 4, 100 से छोटी ऐसी सभी संख्या लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हैं। क्या हम हल कर लेते हैं? 100 से छोटी ऐसी सभी संख्या लिखनी है जो 3 और 4 के सार्वगुणज हैं। अब यहां आपको ध्यान में होना चाहिए 3 और 4 सहभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 3 और 4 सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो इनका उभयनिष्ठ सार्वगुणज, तो इनका उभयनिष्ठ गुणज, अतः 3 और 4 का उभयनिष्ठ गुणज क्या होगा? 3 गुणा 4, 3 चौक 12। सहभाज्य क्या होता है? ऐसी संख्या है जिनमें उनका जो गुणनखंड होते हैं एक ही उनका सार्वगुणनखंड होता है, एक के अलावा नहीं होता। अब 100 से छोटी ऐसी सभी संख्या जो 3 और 4 के सार्वगुणज वे संख्या है, 12 का जो गुणज होगा वही होगी। तो हम लिख सकते हैं अतः, इसलिए या अतः 100 से छोटी सभी संख्याएं जो 3 और 4 के सार्वगुणज हैं। कौन सी होगी? सॉरी, यहाँ 3 चौक 12, 12 के जो पहाड़े में जो यानी 12 के जो गुणज में होगी वे सभी होगी। 12 का 12, तो आपको 12 का गुणज ज्ञात करना है, 100 के पहले रुकना है। 8 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 संग 72, 12 सत 84, 12 रटे 96, 12 नम 108 ज्यादा हो जाता है, यहाँ अपने को रुकना है। ये 100 से छोटी सभी संख्या जो 3 और 4 के सार्वगुणज है, ये वाली सारी अपने को लिखनी है। समझ में आ गया? अगला सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सहअभाज्य है जिनमें उभयनिष्ठ यानी सार्वगुणज एक ही हो? तो वे सभी सहअभाज्य संख्या होती हैं। सार्वगुणज अगर एक से अधिक है यानी एक के अलावा कोई संख्या है तो वे संख्याएं सहअभाज्य नहीं होगी। ए है 18 और 35, तो हम 18 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 18 के गुणनखंड, अठारह के गुणनखंड 1 गुणा 18, 2 गुणा 9, 3 गुणा 6, फिर 4 के गुण में आएगा, 5 के गुण में आएगा, 6 के गुण में आएगा 6
ये 18, यहाँ रुकना अपने को। 18 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 3, 6, 9 और 18। इसे हमें 35 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 35 के गुणनखंड, 1 गुणा 35, 2 के गुणे में नहीं आएगा, 3 के गुणे में नहीं आएगा, 4 5 के गुणे में आएगा, 5 गुणा 7, 5 सत्ता 35, फिर 7 के गुणे में आएगा, क्या रुकना है अपने को। इसके गुणनखंड हो जाएंगे 1, 5, 7 और 35। अब हम इन दोनों के सार्वक गुणनखंड लिखेंगे। 18 और 35 के सार्वक गुणनखंड। सार्वक गुणनखंड देखेंगे हम तो एक के बाद में 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, तो सार्वक गुणनखंड कितना आया, 1 ही आया। तो जिन संख्याओं में सार्वक गुणनखंड 1 ही आता हो वे संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम इनका लिख सकते हैं, अतः 18 और 35 सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य हैं। 18 और 35 सहअभाज्य हैं। समझ में आ गया, सार्वक गुणनखंड 1 ही आया, इसलिए 18 और 35 सहअभाज्य हैं। अगर 1 के अलावा भी अगर कोई सार्वक गुणनखंड प्राप्त होता तब वे सहअभाज्य संख्याएं नहीं होती। समझ में आ गया। ऐसे ही अगला है बी, 15 और 37। हम 15 के गुणनखंड 37 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 15 के गुणनखंड, बराबर 1 गुणा 15, 3 गुणा 5, फिर 5 गुणा 3, तो इसके गुणनखंड होंगे 1, 3, 5 और 15। 33 के गुणनखंड, 33 के गुणनखंड, 33 के गुणनखंड 1 गुणा 37। उसके बाद में 37 गुणा 1 ही आएगा क्योंकि ये 37 अभाज्य संख्या है, इसलिए तो इसके गुणनखंड होंगे 1 और 37। अब हम 15 और 37 के सार्वक गुणनखंड लिखेंगे। 15 और 33 के सार्वक गुणनखंड देखेंगे। एक के अलावा कोई नहीं है, तो सार्वक गुणनखंड कितना आ रहा है, 1। तो सार्वक गुणनखंड 1 ही है, अतः 15 और 37 सह अभाज्य है। 15 और 37 सह अभाज्य है क्योंकि इनका सार्वक गुणनखंड 1 ही प्राप्त हुआ। आया समझ में। अगला सी, 30 और 415। बताइए इसमें 1 के अलावा कोई गुणनखंड है क्या। देखिए दोनों में इकाई अंक 0 है, इधर इकाई अंक 5 है, यानी 5 इनका गुणनखंड है। क्योंकि 30 और 415 में सार्वक गुणनखंड 5 है। अब 1 के अलावा आ गया,
क्योंकि आपको ध्यान में है हमने विभाज्यता की जांच के नियम हमने समझे थे, तो उसमें हमने जिसमें इकाई अंक 0 हो उसमें 5 का पूरा-पूरा भाग जाता है, और जिसमें इकाई अंक 5 हो उसमें भी 5 का पूरा-पूरा भाग जाता है। तो 5 का पूरा-पूरा भाग 30 में भी जाता है, 415 में भी जाता है। तो 5 30 का गुणनखंड है और 415 का भी गुणनखंड है। तो ये एक के अलावा यदि गुणनखंड कोई प्राप्त हो जाता है, सारे गुणनखंड प्राप्त हो जाता है, तो ये संख्या सहअभाज्य नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं अतः 30 और 415 सहअभाज्य नहीं है। आ गया समझ में? बस हमें ये ज्ञात करना है, तो आप इसका अन्य कोई गुणनखंड सारे गुणनखंड बता दीजिए, तो वह संख्या सहअभाज्य नहीं होती है। तो अगला है डी 17 और 68। तो आपको ध्यान में है 17 में 17 का भाग जाता है और 68 में भी 17 का भाग जाता है, 17 चौक 68। तो 17 का और 68 का दोनों का क्या है? सारो गुणनखंड। बिल्कुल, यहाँ देखिए 68 भाग 17, 17 चौक 68, 4 बार भाग जा रहा है। चूंकि 17 और 68 में सारो गुणनखंड 17 है, अतः 17 और 68 सहअभाज्य नहीं है। समझ में आ गया? 17 हमने इनका सारा गुणनखंड और ज्ञात कर लिया, क्योंकि 17 का गुणनखंड 17 भी है और 68 का गुणनखंड 17 भी है। 17 इन दोनों का सारा गुणनखंड है, तो ये 17 और 68 सहभाज्य नहीं है। आ गया समझ में? अगला है ई 216 और 215। अब आप यह ध्यान दीजिए, संख्या है 216 और 215। गिनती की संख्या में 215 216 बिल्कुल पास पास वाली संख्या है। जो पास पास वाली संख्या होती है वे संख्या हमेशा सहअभाज्य होती है, उनका सारा गुणनखंड एक ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है। लिखेंगे चूंकि 216 और 215 का सारा गुणनखंड एक ही है, अतः 216 और 215 सहअभाज्य है। आया समझ में? जो भी गिनती में पास पास वाली संख्या होती है, तो वे सभी संख्याएं सहअभाज्य होती हैं, क्योंकि उनका सार्वग गुणनखंड एक होता है। और जिन जिन संख्याओं में सार्वग गुणनखंड एक हो वे सभी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती है, सहअभाज्य होती है। क्लियर हो गया आपके? अगला एफ 81 और 16। अब हम इनके सार्वग गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। इनमें भी सार्वग गुणनखंड
एक ही प्राप्त होगा। देखिए हम लिख सकते हैं 81 के गुणनखंड एक गुणा 81, 2 के गुणे में नहीं आ रहा है, 3 के गुणे में आ रहा है, 3 गुणा 27 और उसके बाद में 4 के गुणे में नहीं है, 5 के गुणे में नहीं है, 6 के गुणे में नहीं है, 7 के गुणे में नहीं है, 8 के गुणे में नहीं है, और 8 के बाद में 9 के गुणे में आता है, 9 गुणा 9, 9 नम 81, रिपीट हो गया। यहाँ इसके गुणनखंड होंगे 1, 3, 9, 27, 27 और 81। अब हम 16 के गुणनखंड लिखेंगे। 16 के गुणनखंड 1 गुणा 16, 2 गुणा 8, 3 के गुणे में नहीं, 4 के गुणे में 4 गुणा 4, रिपीट हो गया 4 गुणा 4। अब यहाँ रुकना है 1, 2, 4, 8 और 16, इनके सारे गुणनखंड 81 और 16 के सारे गुणनखंड कौन है? एक, एक के अलावा 3 नहीं है, 9 नहीं है, 27 नहीं, 81 नहीं है, तो एक ही है। तो जिनका सारा गुणनखंड एक ही आए तो वे संख्या क्या होती है? सहभाज्य होती है। हम लिख सकते हैं अतः 81 और 16 सहभाज्य हैं। समझ में आ गया? 81 और 16 सहभाज्य हैं। अगला सवाल नंबर 6, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? अब यहां ध्यान में रखिए 5 और 12 दोनों से विभाज्य हैं, तो वे संख्या किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? तो ध्यान दीजिए, इसका हल कर लेते हैं। संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य हैं और यहां आपको ध्यान में रखना है कि ये सहभाज्य है, क्योंकि संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है तथा अब यहां 5 और 12 देखिए सहभाज्य है। 5 और 12 सहभाज्य है, अतः वह संख्या किससे विभाजित होगी? अतः वह संख्या अन्य संख्या से सदैव विभाजित होगी। अन्य संख्या जिससे सदैव विभाजित होगी। तो वो संख्या क्या होगी? इन दोनों का गुणा। बार
गुणा 12 गुणा 5 से करेंगे 12 पंजे 60। अतः वह संख्या अन्य संख्या जिससे सदैव विभाजित होगी वो कितनी है? 60। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 और 12 दोनों से विभाज्य होने वाली संख्या है, और 5 और 12 सभाज्य है, तो इन दोनों का जो गुणा है 60, इससे भी यह वह संख्या विभाजित होगी, सदैव विभाजित होगी। समझ में आ गया? सवाल नंबर 7, एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी? अब 12 से विभाज्य होने वाली संख्या 12 के सभी गुणनखंडों से भी विभाजित होगी। लिख सकते हैं इसका, क्योंकि संख्या 12 से विभाज्य है, अतः वह संख्या 12 के सभी गुणनखंडों से भी विभाज्य होगी। बारह के गुणनखंड, आप 12 के गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। 1 गुणा 12, 2 गुणा 6, 3 गुणा 4 और 4 गुणा 3, तो 12 के गुणनखंड कौन कौन से हो गया? 1 2 3 4 6 और 12। अतः वह संख्या अतः वह संख्या 1 2 3 4 6 12 से भी विभाज्य होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? 12 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याएं इसके 12 के गुणनखंड से भी विभाज्य होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। आ गया समझ में? विद्यार्थियों, ये थी हमारी प्रश्नावली 3.4। तो हमने 3.4 के सभी सवालों को हल किया और अच्छे से समझा, अभ्यास किया। आप इन सवालों का अभ्यास जरूर कीजिए, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं, जितना ज्यादा समझ के अभ्यास करते हैं, हम उतना ही गणित में बेहतर बन पाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।